वंदे मातरम दोस्तों। दोस्तों आज दो टॉपिक पर बात करेंगे। इंडो जर्मन और इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप की। इंडो जर्मन कोई पार्टनरशिप नहीं है। बेसिकली जर्मनी के प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आया है भारत और ब्राजील को लेके। तो देखते हैं दोनों टॉपिक। पहले हम बात करते हैं अ, जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमार का क्या स्टेटमेंट आया है। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर वैसे तो एक रेस्ट्रेंड एकेडमिक और कंपोज्ड लीडर हैं, पर उनका कहना है कि वर्ल्ड ऑर्डर इज बिकमिंग अ डेन ऑफ रॉबर्स। मतलब लुटेरों का एक गढ़ बन चुका है करंट वर्ल्ड ऑर्डर। मेरे ख्याल से ये कोई इमोशनल रैंट नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशनल पैनिक अलार्म है उनकी तरफ से। दोस्तों जर्मनी वो देश है जो 1945 के बाद लिटरली एशेस से उठकर बना है। बर्लिन वॉल के गिरने के बाद जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना, उसका सबसे ओबीडियंट स्टेक होल्डर जर्मनी ही था। मार्शल प्लान जर्मनी का रिबर्थ था, अगर आपको याद होगा तो। 1947 से लेकर 1951 4 साल के दरमियान अमेरिका ने यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए मार्शल प्लान दिया था। जर्मनी उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। फैक्ट्रीज खड़ी हुई वहां पर, यूनिवर्सिटीज रिवाइव हुए, एक्सपोर्ट कल्चर बना। जर्मनी ने एक फिलोसॉफी अडॉप्ट की थी उस वक्त। वी डोंट वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, बट वी विल इंटीग्रेट विद इट। नेटो ज्वाइन किया जर्मनी ने, यूरोपियन यूनियन बनाने में लीड रोल लिया। आईएमएफ डब्ल्यूटीओ का पोस्टर बॉय बना। जर्मनी ने कभी सुपर पावर बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर का बहुत ट्रॉमेटिक टाइम एक जिया था। अब देखते हैं ट्रम्प 1.0 के वक्त क्या होता है। ट्रम्प 1.0 एक बिट्रेयल शॉक था, एक धोखेबाजी वाला दौर। आपको लगेगा ट्रम्प 2.0 ही सिर्फ ऐसा दौर है जहां पर कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। ट्रम्प 1.0 भी कोई उससे कम नहीं था। अमेरिका सडनली उस वक्त कहने लगा नेटो इज आउटडेटेड, एलाइज आर फ्री लोडर्स, ग्लोबल ट्रेड इज चीटिंग, क्लाइमेट चेंज इज चाइनीज हॉक्स। मतलब ये चाइना का प्रोपेगेंडा है क्लाइमेट चेंज। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट नहीं था उस वक्त दोस्तों, ये जर्मनी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल बिट्रेयल भी था। दैट इज हाउ जर्मनी सॉ इट। ट्रम्प ने क्या क्या किया, लाइन से मैं आपको बताता हूं। नेटो को प्रोटेक्शन रैकेट बना दिया एक। डब्ल्यूटीओ के अपैलेट बॉडी को डिलिबरेटली ब्लॉक कर दिया। डब्ल्यूएचओ को कोविड के बीच फंडिंग से पनिश किया, फंडिंग नहीं दी उसको। ईरान न्यूक्लियर डील को एक फटे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ फेंक दिया। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से वॉकआउट किया। स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ्स लगाकर यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्ट को हिट किया। इंडस्ट्रियल हार्ट इज जर्मनी। तो जर्मनी वहां सोच रहा था, वेल वी ट्रस्टेड अमेरिकन्स विद द स्टीयरिंग व्हील, नाउ दे हैव गिवन और ड्रिवन द कार इनटू अ डिच। डिच कर दिया उन्होंने हमें। भारत और जर्मनी का हिस्टोरिकल अंडरकरंट क्या है। यह पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने भारत की तरफ देखा है। 1850 में जब मैक्स मिलर ऋग्वेदा ट्रांसलेट कर रहे थे, बर्लिन यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जा रही थी, जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो चलवाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जर्मनी को सोल ऑफ यूरोप कहा था उस वक्त। सो जर्मनी और भारत के बीच दोस्तों कभी कॉलोनियल ट्रॉमा नहीं रहा। इसीलिए जर्मनी को भारत पर कहीं ना कहीं एक एक एथिकल ट्रस्ट भी है। स्टाइनमर जो आज कह रहे हैं, जब ब्राजील और भारत का नाम ले रहे हैं, तो वो चाइना को डेलिबरेटली साइडलाइन कर रहे हैं। क्योंकि चाइना पावर तो है, लेकिन मॉरल एंकर नहीं है। उसमें यूएस की तरह बिल्कुल कोई मॉरलिटी नहीं है। ब्राजील और भारत का ऐसा नहीं है। ब्राजील एंड भारत दोनों अपने कथित शब्दों पर टिके हुए रहते हैं। जर्मनी को भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो रूल ब्रेकर ना हो, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रॉयर ना हो, पावर को वेपन ना बनाए, बैलेंस क्रिएट करे, डर नहीं। और आज जर्मनी वो क्वालिटी भारत में देखती है, और इसीलिए उनका स्टेटमेंट आया है ब्राजील और भारत को लेकर ब्रिक्स के थ्रू। भारत के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है इस साल, और
भारत इसीलिए काफी एक इंपॉर्टेंट देश रहने वाला है एज फार एज 2026 जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। अब दोस्तों हमारा अगला पार्ट देखते हैं विच इज अबाउट फ्रांस एंड इंडिया। फ्रांस का डीएनए दोस्तों थोड़ा जर्मनी से अलग है। फ्रांस कभी भी यूएस का जूनियर पार्टनर नहीं रहा। चार्ल्स डहॉल का डॉक्ट्रिन था 1960 के वक्त। चार्ल्स डहॉल ये वही थे जिनके नाम पर अभी पेरिस में एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट फ्रांस का। चार्ल्स द हॉल ने 1966 में फ्रांस को नेटो मिलिट्री कमांड से बाहर निकलवा दिया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि फ्रांस विल नॉट लिव अंडर अमेरिकन शैडो। न्यूक्लियर डेटरेंस डेवलप की। अफ्रीका और मिडल ईस्ट में इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी रखी। सोवियत यूनियन के साथ डायलॉग हमेशा ओपन रखा। और शायद उसी का नतीजा है उस 1960 के दशक का जो पॉलिटिक्स या यूरोपियन पॉलिटिकल एक 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 स्टैंड जो था चार्ल्स डहॉल का, उसी का नतीजा आप देखते हैं। फ्रांस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस बायर्स ऑफ रशिया। रशिया के सबसे ज्यादा गैस फ्रांस में जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई फ्रांस इनिशियली, अगर आप उनके रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त के स्टेटमेंट्स देखें, मैक्रोन ने हमेशा वॉर को खत्म करने की बात कही है। वो कभी भी रशिया के बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि वो जानते हैं वो जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटने में कोई मतलब नहीं है। फ्रांस का हमेशा एक चीज रहा है दोस्तों, अगर आप ठीक से नोट करें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही उनका नेशनल सर्वाइवल रहा है। अब भारत और फ्रांस का जो इतिहास है वो एक ट्रस्ट है, बट विदाउट प्रेशर। पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी जरूर था भारत का, लेकिन फ्रांस ने ब्रिटिश जैसा सिविलाइजेशनल डिस्ट्रक्शन कभी नहीं किया भारत में। 1960 में फ्रांस ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी दी, न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म में सपोर्ट किया। राफेल डील सिर्फ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो भारत को स्ट्रेटेजिक इक्वल ट्रीट करने का एक सर्टिफिकेट था मेरे हिसाब से। हाँ, उसमें पैसे जरूर कमाए फ्रांस से, वो तो देखो, वो तो हक बनता है। पैसे के बगैर कौन काम करेगा? इफ यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट विल यू वर्क विदाउट मनी? नो। सो फ्रांस ने भी वही किया, राफेल के बदले पैसे जरूर लिए, लेकिन राफेल का जो स्ट्रेटेजिक एक अ, एक इंपॉर्टेंस था वो भारत को प्लेस किया। और भारत ने भी उस टाइम पे राफेल डसॉल्ट एविएशन का प्रोडक्ट है। उस वक्त डसॉल्ट एविएशन को ऐसा सपोर्ट किया भारत ने कि जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। सो वो भी फ्रांस के एक ध्यान में है। पेरिस में भी जो एस जयशंकर जी की मीटिंग चल रही है, वो कोई दोस्तों फोटो ऑप नहीं है, वो एक, मुझे ऐसा लगता है, पावर शिफ्ट का एक ब्लूप्रिंट है। आज फ्रांस G7 को लीड कर रहा है। भारत ब्रिक्स को चेयर कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा। ये पहली बार है जब ओल्ड वर्ल्ड का कोई लीडर नए वर्ल्ड लीडर के एंकर को एक ही टेबल पे बैठता देख रहा है। जी हाँ, मैं मैक्रोन और मोदी जी की बात कर रहा हूँ। जयशंकर जी ने एक लाइन दिया है हाल फिलहाल में, इन ग्लोबल अनसर्टेनिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मस्ट कंसल्ट क्लोजली। इसका मतलब है सिस्टम गिर रहा है, अब रूल्स अमेरिका नहीं लिखेगा। मैक्रो का विजिट फरवरी में है, और वो एक इंपॉर्टेंट विजिट भारत में रहने वाला है। मैक्रो भारत आ रहा है डिफेंस के लिए नहीं, ट्रेड के लिए भी नहीं। एजेंडा है यूरोप के लिए भारत एक सिक्योरिटी एंकर है। भारत के लिए फ्रांस एक ग्लोबल लेजिटिमेसी का गेटवे है। इंडो पैसिफिक में चाइना कंटेनमेंट करना है बिना वॉर के। एआई और डिजिटल के गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, वेस्ट सेंट्रिक नहीं, ह्यूमैनिटी सेंट्रिक। मतलब इतना ज्यादा वेस्ट सेंट्रिक है सब कुछ आज कि ग्लोबल साउथ को बात करने का कोई, देर इज नो पॉइंट एट ऑल। दे डोंट गेट एनी पॉइंट। फ्रांस को भी पता है यूरोप का फ्यूचर वॉशिंगटन में डिसाइड नहीं होगा। लुकिंग एट द यूएस स्टांस और ट्रम्प जिस तरह व्यवहार करते हैं। और वहीं भारत को भी पता है ग्लोबल साउथ का फ्यूचर बीजिंग में डिसाइड नहीं होना चाहिए। और जब फ्रांस और भारत साथ बैठेंगे तो वो सिर्फ अलायंस नहीं होगा दोस्तों, वो होगा पावर का पीसफुल सिविलाइजेशनल ट्रांसफर। दोस्तों जर्मनी कह रहा है वर्ल्ड ऑर्डर इज कोलैप्सिंग। फ्रांस और भारत शांति से बोल रहे हैं वी आर रेडी टू रीराइट इट।
और इस बार रूल्स लिखने वालों में भारत सेंटर टेबल पर बैठा होगा। जय हिंद, भारत माता की जय।